इतिहास की धारा अक्सर उन क्षणों में बदलती है जब मानवीय साहस की पराकाष्ठा, तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, जिसे अक्सर 1857 के सिपाही विद्रोह से शुरू माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसा अध्याय है जो उससे लगभग 8 दशक पहले ही वीरता की एक नई परिभाषा लिख चुका था। यह कहानी 1780 की उस विजयादशमी की है, जब शिवगंगा के किले के ऊपर धुआं और आग का एक ऐसा गुब्बार उठा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी। वह दिन केवल एक सैन्य विजय का नहीं था, वह आधुनिक युद्ध इतिहास में दर्ज सुइसाइड बॉम्बिंग के प्रथम प्रमाणिक प्रयोग का साक्षी था, जहां क्विली, एक दलित महिला कमांडर, और रानी की अंगरक्षक ने अपने शरीर को घी और तेल में भिगोकर एक जीवित मशाल के रूप में ब्रिटिश शस्त्रागार में छलांग लगा दी थी। उस भीषण विस्फोट ने न केवल अंग्रेजों के गोला बारूद को नष्ट किया, बल्कि यह उस विद्रोह का चरमोत्कर्ष था जिसका नेतृत्व कर रही थी रानी वेलु नाचियार। वह रानी जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 85 वर्ष पूर्व ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति को न केवल चुनौती दी थी, बल्कि उन्हें युद्ध के मैदान में परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया था। यह वीडियो एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिनका साहस और बुद्धिमत्ता आज भी प्रेरणा देती है, जिसे तमिलनाडु के लोग श्रद्धा से वीर मंगई यानी बहादुर महिला कहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इनकी भी कहानी इनके बचपन से जानते हैं। तो बात है 18वीं शताब्दी का तमिलनाडु राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र था। मुगल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण तक पहुंच रहा था और यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापार के बहाने अपनी जड़ें जमा रही थीं। इसी कालखंड में रामनाड राज्य, जो सेतुपतियों के अधीन था, अपनी स्वायत्तता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। रामनाड के राजा चेल्लामुथु, विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी स्कंदीमुथल के लिए 3 जनवरी 1730 का दिन अत्यंत विशेष था। उस दिन उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम वेलु नाचियार रखा गया। राजा रानी को कोई पुत्र नहीं था, जो उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में एक राजनीतिक कमजोरी मानी जा सकती थी। लेकिन राजा चेल्लामुथु ने परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी पुत्री को एक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक शासक और योद्धा के रूप में पालने का निर्णय लिया। यह निर्णय ही भविष्य में शिवगंगा की मुक्ति का आधार बना, जहां वेलु नाचियार का बचपन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि अखाड़ों की धूल और पुस्तकालयों के ज्ञान के बीच बीता। उन्हें युद्ध कला की कठोर ट्रेनिंग दी गई, जो उस समय केवल राजकुमारों के लिए आरक्षित थी। लेकिन वेलु नाचियार बचपन में ही शस्त्र विद्या सीख ली, जिसमें वह वलारी फेंकने में माहिर थीं। वलारी एक अद्वितीय तमिल हथियार है जो बूमरैंग जैसा होता है और लोहे से बना होता है। यह हथियार विशेष रूप से घातक था और ब्रिटिश सेना के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने सिलंबम यानी लाठी युद्ध, तलवारबाजी और भाला फेंकने में विशेष दक्षता हासिल की। वह घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी अव्वल थी, जहां एक योद्धा के लिए गति और लक्ष्य भेदना आवश्यक है। वेलु नाचियार ने घुड़सवारी और तीरंदाजी में इतनी निपुणता हासिल की कि वह चलते घोड़े से भी सटीक निशाना लगा सकती थीं। रानी की शिक्षा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वह एक अद्भुत विद्वान भी थीं। अपनी मातृभाषा तमिल के अलावा उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाओं में महारत हासिल की थी। यह भाषाई ज्ञान केवल एक शौक नहीं था, बल्कि भविष्य की कूटनीति की नींव थी। फ्रेंच भाषा के ज्ञान ने उन्हें फ्रांसीसी व्यापारियों और सैन्य अधिकारियों को समझने में मदद की, जबकि उर्दू पर उनकी पकड़ ने भविष्य में हैदर अली जैसे शक्तिशाली मुस्लिम शासकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि उनकी यह बौद्धिक क्षमता ही थी जिसने उन्हें अपने समकालीन शासकों से अलग खड़ा किया। फिर वर्ष 1746 में 16 वर्ष की आयु में वेलु नाचियार का विवाह शिवगंगा के राजा मुथु वधुगनाथ पेरिया उदय थेवर के साथ हुआ। शिवगंगा उस समय मरावर साम्राज्य का एक स्वतंत्र और शक्तिशाली हिस्सा था, जो रामनाड से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह विवाह 2 शक्तिशाली मरावर परिवारों का मिलन था। विवाह के पश्चात वह शिवगंगा की रानी बनी और उन्होंने वेल्लाची नामक पुत्री को जन्म दिया। राजा मुथु वधुगनाथर अपनी पत्नी की प्रतिभा का सम्मान करते थे। वेलु नाचियार केवल रनिवास तक सीमित नहीं थीं, वह राजा की एक विश्वसनीय सलाहकार, रणनीतिकार और प्रशासन में भागीदार थीं। लगभग 2 दशकों तक, मतलब 1750-1772 तक, उन्होंने राजा के साथ मिलकर शांति और समृद्धि के साथ शासन किया। जहां 1750 और 1770 के दशक के बीच दक्षिण भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अर्काट के नवाब मोहम्मद अली खान वाला जाह अपनी विलासिता और युद्धों के कारण
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गहरे कर्ज में डूब गए थे। अपने कर्ज को चुकाने के लिए नवाब ने एक खतरनाक सौदा किया। उन्होंने कंपनी को दक्षिण भारत के स्वतंत्र पॉलीगर्स, जो कि वहां के स्थानीय शासक थे, उनसे कर वसूलने का अधिकार दे दिया। यह भारतीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार था। शिवगंगा और रामनाड जैसे राज्यों ने कभी किसी विदेशी शक्ति को कर नहीं दिया था। राजा मुथु वदुगनाथर ने अंग्रेजों और नवाब की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शिवगंगा एक स्वतंत्र राज्य है और वह किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं है। यह इनकार ब्रिटिश साम्राज्य और नवाब के लिए चुनौती बन गया और उन्होंने शिवगंगा को सबक सिखाने की योजना बनाई। फिर 1772 का वर्ष शिवगंगा के इतिहास में रक्त रंजित अक्षरों में लिखा गया है। नवाब ने कंपनी पर दबाव डाला कि वह अपनी सेना का उपयोग करके विद्रोही राजाओं को कुचले। जहां कर्नल जोसेफ स्मिथ और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्राहम बोन जोर के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने शिवगंगा की ओर कूच किया। फिर 25 जून 1772 को जब राजा मुथु वदुगनाथर कालैयार कोयल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी ब्रिटिश सेना ने अचानक हमला बोल दिया। उस समय के युद्ध नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों और त्योहारों के दौरान हमला करना अनैतिक माना जाता था, लेकिन कर्नल बोन जोर ने इन नियमों की परवाह नहीं की, जिससे अचानक हुए इस हमले ने शिवगंगा की सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन राजा मुथु वदुगनाथर ने अपने अंगरक्षकों के साथ मिलकर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। तलवारों और भालों से लैस मरावर योद्धाओं ने ब्रिटिश बंदूकों और तोपों का सामना किया, लेकिन तकनीक और संख्या बल के आगे वीरता हार गई। मंदिर परिसर में ही एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा मुथु वदुगनाथर वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने न केवल राजा को मारा, बल्कि मंदिर को भी लूटा। उन्होंने वहां से 50,000 पैगोडा, जो कि उस समय की स्वर्ण मुद्रा था, उसके मूल्य के आभूषण और खजाना लूट लिया। जब वेलु नाचियार को अपने पति की मृत्यु और शिवगंगा के पतन का समाचार मिला, तो वह महल में थी। ब्रिटिश सेना अब उन्हें और उनकी पुत्री वेल्लाची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। नवाब की योजना थी कि रानी को बंदी बनाकर विद्रोह की किसी भी संभावना को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इस संकट की घड़ी में शिवगंगा के वफादार मंत्री थांडावरायण पिल्लई और मरुधु बंधुओं ने रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने रानी को सलाह दी कि अभी आत्मसमर्पण या आत्महत्या करने के बजाय उन्हें बचकर निकलना चाहिए और भविष्य में प्रतिशोध की तैयारी करनी चाहिए। अत्यंत कठिनाई और जोखिम के बीच रानी वेलु नाचियार अपनी पुत्री और कुछ वफादार सैनिकों के साथ शिवगंगा से निकलने में सफल रहीं। यह पलायन कायरता नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। शिवगंगा से निकलने के बाद रानी वेलु नाचियार डिंडीगुल के पास विरूपाक्षी के जंगलों में पहुंची। यहाँ के शासक गोपाल नायकर, जो स्वयं अंग्रेजों की नीतियों के विरोधी थे, उन्होंने रानी को शरण दी। विरूपाक्षी में बिताए गए 8 वर्ष रानी के जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण वर्ष थे। एक रानी जो कभी महलों में रहती थी, अब जंगलों और किलों में छिपकर दिन काट रही थी। लेकिन वेलु नाचियार ने इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी शोक की ऊर्जा को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। जहां गोपाल नायकर के संरक्षण में रानी ने गुप्त रूप से एक नई सेना का निर्माण शुरू किया। इस कार्य में मरुधु बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरिया मरुधु और चिन्ना मरुधु, जो राजा मुथु वदुगनाथर के विश्वास पात्र थे, अब रानी के दाहिने हाथ बन गए थे। उन्होंने बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया, स्थानीय लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया और खुफिया नेटवर्क स्थापित किया। विरूपाक्षी में रहने के दौरान एक घटना घटी जिसने रानी के संकल्प को और दृढ़ कर दिया और इतिहास को एक नई महिला वीरांगना दी, जिनका नाम था उदयाल। लोकगीतों के अनुसार जब रानी अंग्रेजों से बचकर भाग रही थीं, तो एक चरवाहा लड़की उदयाल ने उन्हें देखा था। जब ब्रिटिश सैनिकों ने उदयाल को पकड़ा और उससे रानी का पता पूछने के लिए प्रताड़ित किया, तो उस साधारण लड़की ने असाधारण साहस दिखाया। उसने जुबान खोलने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर अंग्रेजों ने उदयाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब रानी को इस बलिदान का पता चला, तो वह बहुत व्यथित हुई। उन्होंने कसम खाई कि उदयाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी महिला सेना की एक विशेष रेजिमेंट का नाम उदयाल रखा। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी रानी ने महिलाओं की एक पूरी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना तैयार की थी। इस सेना की कमान कुइली को सौंपी गई, जो रानी की सबसे करीबी और वफादार कमांडर थी। हालांकि रानी वेलु नाचियार जानती थीं कि गोपाल नायकर और उनकी छोटी सेना के दम पर वह अंग्रेजों की विशाल और आधुनिक सेना को नहीं हरा सकती। उन्हें तोपों, घुड़सवारों और आधुनिक हथियारों की आवश्यकता थी। उस समय दक्षिण भारत में केवल एक ही शक्ति थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकती थी, और वह थे मैसूर के सुल्तान
हैदर अली। अपने मंत्री थांडावरायण पिल्लई की सलाह पर रानी ने हैदर अली से संपर्क किया। पहले पत्र व्यवहार हुआ और फिर एक ऐतिहासिक बैठक तय हुई। रानी वेलु नाचियार डिंडीगुल के किले में हैदर अली से मिलने पहुंची। इस मुलाकात का सबसे रोचक पहलू वह माध्यम था जिसके जरिए संवाद हुआ। उस समय राजसी दरबारों में अक्सर अनुवादकों का प्रयोग होता था, लेकिन वेलु नाचियार ने सीधे हैदर अली से उर्दू में बात की। इतिहासकार बताते हैं कि हैदर अली एक हिंदू रानी को इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी जुबान में बोलते देख दंग रह गए थे। रानी ने उर्दू में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रणनीति, अपनी व्यथा और अपने संकल्प को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज और अर्काट के नवाब मिलकर भारतीय राज्यों को नष्ट कर रहे हैं। रानी की बुद्धिमत्ता, साहस और स्पष्टता से प्रभावित होकर हैदर अली ने न केवल उनकी मदद करने का वादा किया, बल्कि उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। जहां इस गठबंधन के परिणाम बहुत ही निर्णायक थे, जिसमें हैदर अली ने रानी को 5000 पैदल सैनिक और 5000 घुड़सवार सैनिक प्रदान की। उन्होंने डिंडीगुल किले के किलेदार सैयद खरकी को निर्देश दिया कि रानी को आवश्यक तोपें और बारूद उपलब्ध कराया जाए। रानी को अपनी सेना का खर्च चलाने के लिए 400 पाउंड की मासिक वित्तीय सहायता भी दी गई। यह गठबंधन भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता और औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ साझा प्रतिरोध का एक बेहतरीन उदाहरण था। फिर 1780 में 8 साल की तैयारी के बाद रानी वेलु नाचियार ने अपनी विशाल संयुक्त सेना के साथ शिवगंगा की ओर कूच किया। उनकी सेना में मैसूर के प्रशिक्षित सैनिक, मरावर योद्धा और उदयाल महिला रेजिमेंट शामिल थीं। उन्होंने रास्ते में अंग्रेजों की कई चौकियों को ध्वस्त किया और धीरे धीरे शिवगंगा को घेर लिया। जब रानी की सेना शिवगंगा पहुंची तो उन्होंने पाया कि अंग्रेज किले के भीतर सुरक्षित हैं। उनके पास भारी तोपें थीं जो किसी भी आक्रमणकारी को दूर से ही उड़ा सकती थीं। किले को बाहर से भेदना लगभग असंभव था और इसमें भारी जनहानि होती। रानी को अपने खुफिया नेटवर्क से सूचना मिली कि अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद किले के भीतर राजराजेश्वरी अम्मन मंदिर के पास जमा कर रखा है। अंग्रेजों को विश्वास था कि भारतीय मंदिर पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इसे सबसे सुरक्षित जगह माना था। लेकिन रानी और उनकी कमांडर कुइली ने एक दुस्साहसी योजना बनाई। विजयादशमी का दिन था और परंपरानुसार इस दिन महिलाओं को किले के भीतर स्थित मंदिर में पूजा करने की अनुमति थी। कुइली ने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। कुइली और उसकी कुछ महिला सैनिकों ने सामान्य ग्रामीण महिलाओं का भेष धारण किया। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे हथियार छिपा लिए और फूलों की टोकरियों में विस्फोटक सामग्री रख ली। वे भीड़ के साथ किले में दाखिल हो गईं। योजना के अनुसार जैसे ही कुइली और उसकी साथी ने शस्त्रागार के करीब पहुंची, ब्रिटिश संतरियों को शक हो गया, जिससे संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन कुइली का लक्ष्य स्पष्ट था। कुइली ने मंदिर के दियों के लिए लाया गया घी और तेल अपने पूरे शरीर पर उंडेल लिया। इसके बाद उन्होंने एक मशाल से खुद को आग लगा ली। एक जलती हुई अग्निशिखा के रूप में वह दौड़ती हुई ब्रिटिश गोला बारूद के भंडार में कूद पड़ी, जहां एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। शिवगंगा का आकाश धुएं से भर गया। उस विस्फोट में अंग्रेजों का सारा बारूद, बंदूकों का जखीरा और उनका अभिमान जलकर राख हो गया। यह केवल एक आत्महत्या नहीं थी, यह इतिहास का पहला दर्ज मानव बम हमला था। कुइली ने अपने जीवन की आहुति देकर रानी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। विस्फोट की अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए रानी वेलु नाचियार की सेना ने चारों ओर से किले पर हमला बोल दिया। बिना बारूद के अंग्रेज और नवाब के सैनिक असहाय हो गए। जहां मरुधु बंधुओं के नेतृत्व में सेना ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया, इधर रानी वेलु नाचियार ने अर्काट के नवाब की सेना को बुरी तरह हराया और शिवगंगा को पुनः स्वतंत्र कराया। उन्होंने अपने पति की हत्या और अपनी प्रजा के अपमान का बदला ले लिया था। जहां शिवगंगा के किले पर फिर से हनुमान जी का ध्वज लहराया। फिर 1780 में गद्दी पर बैठने के बाद रानी वेलु नाचियार ने 10 वर्षों तक शिवगंगा पर शासन किया। उन्होंने मरुधु बंधुओं को उच्च पद प्रदान किए। पेरिया मरुधु को सेनापति और चिन्ना मरुधु को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उनके शासनकाल में उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कार्य किया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने हैदर अली के सम्मान में सरागामी में एक मस्जिद और चर्च का निर्माण भी करवाया, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच को दर्शाता है। फिर वर्ष 1789 के आसपास रानी ने अपनी पुत्री वेल्लाची नाचियार को सिंहासन सौंपा। वेल्लाची का विवाह वेनगन पेरिया उदय थेवर से हुआ था। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1793 में वेल्लाची और उनकी 1 वर्ष की पुत्री की रहस्यमय बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिससे अपनी एकमात्र संतान की मृत्यु ने रानी को भीतर से तोड़ दिया।
जहां हृदय रोग और वृद्धावस्था के कारण 25 दिसंबर 1796 को 66 वर्ष की आयु में इस महान वीरांगना का निधन हो गया। उन्होंने एक स्वतंत्र शिवगंगा छोड़ी जो अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बनी रही। रानी की मृत्यु के बाद मरुधु बंधुओं ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 1801 में जम्बू द्वीप घोषणा पत्र जारी किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता घोषणा पत्र माना जाता है। उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ एक होने का आह्वान किया। हालांकि 1801 में उन्हें भी अंग्रेजों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने रानी वेलु नाचियार द्वारा जलाई गई मशाल को बुझने नहीं दिया। इतिहासकारों के लिए यह एक विडंबना है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जबकि रानी वेलु नाचियार ने उससे 85 वर्ष पहले ही अंग्रेजों को न केवल चुनौती दी थी बल्कि हराया भी था। प्रोफेसर संजीव जैसे विद्वान उन्हें सही मायनों में भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी और भारत की जोन ऑफ आर्क मानते हैं। 21वीं सदी में भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पहला है स्मारक डाक टिकट। यह 31 दिसंबर 2008 को भारत सरकार ने रानी वेलु नाचियार के सम्मान में 5 रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। दूसरा है प्रतिमा अनावरण। यह सितंबर 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई के गांधी मंडपम परिसर में रानी वेलु नाचियार की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी लागत 50 लाख रुपए थी। तीसरा है भारतीय तटरक्षक बल ICGS। इसमें उनकी समुद्री सुरक्षा और वीरता को सम्मान देते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाजों का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। यह उनके अदम्य साहस को एक उचित श्रद्धांजलि है। और चौथा है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आज तमिलनाडु में लोकगीतों, नाटकों और OVM थिएटर जैसे मंचों के माध्यम से उनकी और कुइली की कहानी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। रानी वेलु नाचियार की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत केवल खून से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और बलिदान से चुकाई जाती है। वह केवल एक रानी नहीं थी, वह एक विचार थी। एक ऐसा विचार जिसने सिखाया कि एक विधवा, एक माँ और एक निर्वासित शासक भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। कुइली का बलिदान और वेलु नाचियार की कूटनीति यह साबित करती है कि भारत की आजादी की नींव में महिलाओं का योगदान उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण था जितना किसी और का। इतिहास के पन्नों में भले ही उनका नाम देर से उभरा हो, लेकिन उनकी विरासत अमर है। जब तक हमारी नसों में रक्त है और हमारे हाथों में वलारी, यह धरती कभी गुलाम नहीं होगी। रानी वेलु नाचियार की यह भावना आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको जरा सी भी प्रेरित कर गई हो तो कमेंट में वीर मंगई जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करते समय अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि यह कहानी भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। आपका एक कमेंट मुझे यह एहसास दिलाता है कि इतिहास जिंदा है और आप सब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही एक और साहसी रानियों की कहानियां जानना चाहते हैं, जैसे रानी अब्बक्का छोटा और रानी कर्णावती, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखिए। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।